Okay, welcome back, friends, to my YouTube channel, Gate Diary. So, in previous class, actually, I told you about the magnetic domain, the last thing, and after that magnetic domain, I told you about the exact equivalent circuit diagram of the transformer. So, I will focus on the numerical also. But before moving towards the numerical, few more concepts are there, like in this to produce the magnetic domain. To produce the magnetic domain, you required reactive power. Okay. Next thing, I told you the transformer is a constant flux machine. So why I am saying that transformer is a constant flux machine? Because see this equation V1 equal to E1 equal to, this is a transformer winding voltage equation. V1 equal to E1 equal to root 2 pi f phi m n1. ओके, तो इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे V1 बाकी सब कांस्टेंट आपका, n1 कांस्टेंट है, रूट 2 पाई कांस्टेंट, तो V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड द मैक्सिमम फ्लक्स इन द वाइंडिंग. ओके, सो मैक्सिमम फ्लक्स it is directly proportional to the V by F. ओके, इससे कंक्लूजन आपका ये निकलता है कि ट्रांसफार्मर की कोर में जो मैक्सिमम फ्लक्स है ये आपका कांस्टेंट होगा अगर आप फेड कर रहे हो कॉइल को कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की सप्लाई से. ठीक है, तो आपका कोर में फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ट्रांसफार्मर इज ए कांस्टेंट फ्लक्स मशीन. Flux will be constant at constant voltage and frequency of the supply. Okay. नेक्स्ट है, मैंने आपसे कहा कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज पर टर्न इज सेम. व्हाई? सी हियर द रीजन. दिस इज द ट्रांसफार्मर voltage equation at primary side E1 equal to root 2 pi f phi m n1. इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे जो आपका मैक्सिमम फ्लक्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द E1 by n1. ओके, और phi m में भी अगर आप सेकेंडरी साइड करेंगे तो सेम रिलेशन आपको मिलेगा E2 by N2. phi m 1 equal to 2 करेंगे, equation 1 equal to 2, equation 2, then you will get E1 by N1 equal to E2 by N2. मतलब वोल्टेज पर टर्न इज सेम ट्रांसफार्मर में, वेदर either at primary side or secondary side. Okay. हाँ, now move towards the numerical. Numerical is given to you. Actually, the parameter of equivalent circuit, single phase 150 kVA 2400 by 240 volt transformer R. ये पैरामीटर्स आपको गिवन है, R1, R2, X1, X2, RC and X5. Okay, using circuit referred to primary side, determine the primary input voltage, input current, input power factor of the transformer operated at rated load with 0.8 lagging power factor. Okay. हाँ, इसमें आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि ट्रांसफार्मर जो है आपका रेटेड केवीए सप्लाई करेगा एट द रेटेड वोल्टेज एट यूजर और कंज्यूमर साइड. ओके, तो ये मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट करके लिखा, और कंज्यूमर साइड उसको रेटेड केवीए रेटेड वोल्टेज पे सप्लाई करने के लिए whatever may be the input voltage आपकी कुछ भी हो सकती है. ओके, लेकिन कंज्यूमर साइड क्या है, रेटेड केवी उसको सप्लाई करना है एट रेटेड वोल्टेज, मींस 150 केवी ये सप्लाई करेगा एट रेटेड वोल्टेज. कंज्यूमर साइड क्या है, 240 वोल्ट. तो 240 वोल्ट आपकी क्या है, रेटेड वोल्टेज है, और रेटेड केवी क्या है आपका 150 केवी. व्हाटएवर में बी द इनपुट वोल्टेज आपकी कुछ भी हो. ओके, नेक्स्ट है आपका, जो आप कोर की डिजाइनिंग कर रहे हो, ये डिजाइनिंग किसके अकॉर्डिंग होती है, अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज लेवल ऑफ द ट्रांसफार्मर
और जो आप कर रहे हो डिजाइन वाइंडिंग का, तो ये किसको ध्यान में रख के की जाती है, ये की जाती है बेसिकली करंट लेवल, कितना करंट फ्लो होगा उस वाइंडिंग से, उसके अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस रखा जाता है। ठीक है, तो वाइंडिंग होगी आपकी अकॉर्डिंग टू द करंट लेवल, कोर का डिजाइन होगा अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज लेवल। सो यहाँ पे इसको मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं, V इक्वल टू रूट टू पाई एफ फाई एम एन वन, और जो ये फ्लक्स है फाई, सी को आप लिख सकते हो बी एम इंटू ए, फाई इक्वल टू बी ए। ओके, वहां से मैंने लिखा फ्लक्स इक्वल टू फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ कोर। तो इसको जब आप यहाँ पे पुट करेंगे फाई एम का वैल्यू, तो आपको मिलेगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो इस फ्लक्स डेंसिटी के बियॉन्ड अगर आप जाएंगे तो आपकी कोर बर्न कर जाएगी। तो कोर बेसिकली आप किससे डिजाइन करेंगे, अपने वोल्टेज लेवल से। ओके, और आप कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, वोल्टेज लेवल। ओके, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, मैंने आपको बनाया था इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ट्रांसफार्मर का, फिर बना देते हैं क्योंकि उसी से सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, और इसी को कहते हैं एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम या फिर टी इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ओके, सो ये मैंने बनाया था। मैंने कहा कि कंज्यूमर साइड जो आपका ये है V2 डैश, ये रेटेड है, रेटेड वोल्टेज। ये सेकेंडरी साइड लीकेज रिएक्टेंस ट्रांसफर्ड टू द प्राइमरी साइड, सेकेंडरी करंट है रेफर्ड टू द प्राइमरी साइड, और ये है I1। आपको यही सब क्वांटिटी निकालनी है, V1 I1 एंड इनपुट पावर फैक्टर। ये R1 है JX1, और ये आपको गिवन है RC JX5। ये आपको न्यूमेरिकल में वैल्यूज गिवन है। I नोट जाएगा करंट, I2 डैश, और यहाँ पे लिख लो इधर आप कि I1 इक्वल टू क्या होता है, I नोट प्लस I2 डैश। I2 डैश आपको अच्छे से पता है क्या है I2 डैश, दिस इज I2 बाई A। हाँ, अगर हम A की बात करें तो A क्या होगा आपका, बताइए। टर्न्स रेशो क्या है आपका A, मैंने पहले बताया था आपको NHV बाई NLV, NHV बाई NLV। ओके, सो टर्न्स रेशो आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल देता हूँ, A इक्वल टू 2400 NHV बाई NLV 240, तो ये आया आपका 10। ओके, अभी आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है R2 डैश एंड X2 डैश की। तो कैसे निकालेंगे, सेकेंडरी टू प्राइमरी ट्रांसफर किया आपने, ट्रांसफर करेंगे तो R2 डैश क्या होता है आपका A स्क्वायर R2, और X2 डैश क्या होता है आपका A स्क्वायर X2। R2 एंड X2 की वैल्यू आपको गिवन है, इसको ट्रांसफर कर लो आप प्राइमरी साइड, तो कैसे करेंगे, A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और यहीं पर होते हैं आपके E1 इक्वल टू E2 डैश, ये वोल्टेज। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं, आप सेकेंडरी की साइड से ही सॉल्व करिए। ओके, तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि V2 क्या है आपका रेटेड, रेटेड इसी को मैं रेफरेंस लेके चल रहा हूँ 240, इसको मैंने रेफरेंस लिया एट एंगल 0 डिग्री वोल्ट। ठीक है, ये रेटेड है आपका, इसी को मैंने 0 लेके चला। I2 कितना होगा करंट, ये होगा आपका 150 kVA है। ओके, डिवाइडेड बाय वोल्टेज 240 एंगल 0, और ये कितने पीएफ पे है आपकी, बताइए। ये 150 kVA है आपका 0.8, तो एंगल होगा कोस इनवर्स 0.8।
ओके, तो यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो करंट का वैल्यू आ जाएगा आपका 62.625 एट एंगल -36.86, ओके, एम्पियर। तो ये आपका I2 आ गया, आप I2 डैश निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अभी आप इसमें KVL लगाइए यहाँ पर, तो KVL आप लगाएंगे तो आपको E1 मिल जाएगा, E1 इक्वल टू I2 डैश R2 डैश प्लस J X2 डैश प्लस V2, ओके। वैल्यू पुट करिए आप, I2 डैश क्या होगा आपका 625 I2 बाई A है आपका 10, R2 डैश क्या होगा आपका A स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर, और R2 डैश कितना है आपका 0.45 प्लस J X2 डैश कितना है आपका 4.5, और ये किसमें है, ये है आपके मिली ओम में है, ये तो मिली में, ओके, प्लस V2 कितना है आपका 240 एंगल 0। आप प्लीज इसका जो एंगल है वो भी लिखिए, तभी आपका करेक्ट आएगा, बिकॉज यू आर डीलिंग इन AC क्वांटिटी, AC कंटेन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज। इसको जब आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट डायरेक्टली E1 कितना मिलेगा आपको, E1 इक्वल टू 242.6.92 0.35 एंगल है, ओके, ये आपका वोल्ट, ओके। नेक्स्ट आपका E1 आ गया, E1 इक्वल टू E2 डैश है, तो अभी अगर आपके पास E1 है तो आप निकाल सकते हैं जो करंट जा रहा है आपका इस ब्रांच में, और I5 जो जा रहा है मैग्नेटाइजेशन के लिए, ये करंट आप निकाल लेंगे, ओके। और I0 इक्वल टू क्या होगा इन दोनों का सम, I0 क्या होगा आपका I0 इक्वल टू फेजर सम ऑफ IC प्लस I5, तो IC तो आप निकाल लेंगे डायरेक्ट, I इक्वल टू E1 बाई RC, तो E1 बाई RC करेंगे तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा कितना 0.24, पॉइंट के आप 3 डेसिमल तक चलिए तो आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा 0.35 एम्पियर। ये है आपकी IC आ गई। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट I5 भी आप ऐसे निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों ब्रांच के अंदर वोल्टेज आपका सेम अप्लाइड है, E1 डिवाइडेड बाय JX5, ये JX5 एंगल यहाँ पे 90 है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ कंफ्यूजन ना हो, 242.6.92 एंगल 0.35, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, J मीन्स एंगल 90 है यहाँ पर, और X5 कितना है, X5 is given to you 1.55 किलो ओम, ये है 1.55 किलो ओम, ओके। इसको जब आप डिवाइड करेंगे ये एंगल ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा -90, 0.35 -90, तो आपको कुछ मिलेगा यहाँ पर 1.5650 एंड एंगल माइनस, ये आप अपने आप से जब करके देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। इसमें कहीं भी आपको कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं ट्राई करूंगा किसी दिन आपका लाइव सेशन भी कर लूँ, बट
तब तक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये सर कैसे हुआ, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा एम्पियर। ओके, तो IC आ गया, आपको I5 आ गया। इसको अगर आप ड्रॉ करें यहाँ पे फेजर में भी, तो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया होगा फेजर में IC I0 को। तो अगर ये आपका I0 है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट आपका था IC, और ये वाला कंपोनेंट जो x एक्सिस पर था ये था आपका I5। ओके, और ये है आपका I0 कंपोनेंट। तो यहाँ से एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन से पहले आप निकाल लो I0 इक्वल टू IC प्लस I5। तो ये आपका आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर 1.584 एंगल। हाँ, एंगल आप चेक करो यहाँ पे I0 का। मैंने आपको कहा कि I0 जो है, जो मैं फेजर डायग्राम बना रहा था, कि ये काफी लैगिंग होगा। इट विल बी अप्रोक्सीमेट 90 से कम होगा, अप्रोक्सीमेट नहीं होगा। तो ये कितना है आपका -80.84 डिग्री। तो आप देख सकते हैं काफी जो आपका I0 है, दिस इज हाईली लैगिंग फिनोमिना। ओके, क्योंकि सबसे ज्यादा आपका करंट कहाँ पे जाएगा वो भी ऑब्जर्व करेंगे कि IC कितना है और I5 कितना है। ओके, तो I0 आपका आ गया। तो ये जो IC है कितने परसेंट है I0 का, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो IC कितना है आपका 0.247, मैग्नीट्यूड में यहाँ पे ले रहा हूँ। I0 कितना है आपका 1.58। तो ये अप्रोक्सीमेट आप इसको करेंगे कैलकुलेट, तो ये आएगा आपका 15%। ये आएगा IC I0 का कितना है 50%। और जो I5 है, ये I0 का कितना है, ये आप देख सकते हैं। I5 कितना है 1.5650 डिवाइड बाय I0 1.584। ये अप्रोक्सीमेट जो आएगा आपका मैग्नेटाइजेशन वाला कंपोनेंट, ये आएगा 98.45%। तो आप देख सकते हैं जो आपका I5 है, ये I5 ये कितना है आपका 98.45%। और जो IC वाला है ये है आपका 15%। और इन दोनों को मिला के I0 हो जाता है आपका 100%। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि I0 का सबसे ज्यादा कंपोनेंट कहाँ पे खर्च हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन में 98%। जबकि आपका कोर लॉस में कितना जा रहा है, कोर के लिए 15%। ओके, तो सबसे ज्यादा आपका खर्च हो रहा है मैग्नेटाइजेशन में। यहाँ से आप I1 और निकाल लो। I1 कैसे निकालेंगे आप, बिकॉज यू नो I0 आपको पता है, प्लस I2 डैश आपको पता है। I0 कितना है, हाँ I1 आप कैसे निकालेंगे, I1 इक्वल टू 1 पॉइंट I0 प्लस I2 डैश। I0 आपने निकाल लिया, I2 डैश भी आपने निकाल लिया। I0 क्या है 1.5, यहाँ पर है ना, I0 1.584 माइनस प्लस I2 डैश क्या है I2 बाई A, I2 है 625 बाई 10 एंड एंगल माइनस क्या है, ये करंट आपकी 0.8 PF लैगिंग, तो माइनस 36.86। तो I1 आपका आ गया 63.64 एट एंगल माइनस 37.85 एम्स। तो आप देख सकते हैं जो आपका I0 है, जो आपका नो लोड करंट है I0, कितने परसेंट है आपका इनपुट करंट, और रेटेड करंट जो है आपका इनपुट साइड, इसका कितने परसेंट है।
तो 1.5 डिवाइड बाई 62.63, तो ये बेसिकली आपका आएगा 2.35%। वही मैंने आपसे कहा था कि ये 2 to 3% होता है बेसिकली रेटेड करंट का, 2.35%। तो आप देख सकते हैं कि व्हेन यू विल एनालाइज ए ह्यूज रेटिंग ट्रांसफॉर्मर, whose rating is in MVA, तो आप आई नॉट, ये जो शंट ब्रांचेस को इग्नोर भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे फुल लोड करंट के कंपैरिजन में कितना करंट जाएगा? ओनली 2 to 3%। 2 to 3% करंट जाएगा आपका इस वाली ब्रांच में। आई नॉट आपका क्या है? 2 to 3% ऑफ फुल लोड करंट। तो आप इस ब्रांच को एलिमिनेट भी कर सकते हैं जब आप ह्यूज ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग के एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो वो देखेंगे हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में। इक्विवेलेंट सर्किट, ये था आपका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। ये क्या है आपका? एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। इसमें सारे कंपोनेंट हमने कंसिडर किए और इसी को कहते हैं टी इक्विवेलेंट सर्किट। ओके, नेक्स्ट आपको क्या निकालना है अभी? V1 आ गया, I1 आ गया। हाँ, यू हैव टू फाइंड आउट V1। V1 कैसे निकालेंगे? सिंपल, I1 R1 प्लस J X1 प्लस E1। ठीक है, तो V1 आपका आ जाएगा डायरेक्ट, हाउ मच? आपके पास I1 भी है, E1 भी है, R1 प्लस JX1 गिवन है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। V1 आपका आ जाएगा 2454.67 at an angle 0.69158। ओके, और ये है आपका V1। I1 कितना आया आपका? 63.64 at angle -37.85। अभी आपको निकालना है इनपुट पावर फैक्टर, इनपुट पीएफ। इनपुट पीएफ क्या है? cos ऑफ एंगल ऑफ वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज एंड इनपुट करंट। इनपुट पावर फैक्टर इक्वल टू cos ऑफ, ये जो आपका एंगल है, एंगल बिटवीन द V1 एंड I1। तो एंगल देख लेते कितना है। अगर ये आपका रेफरेंस है, V1 है इसमें समथिंग हियर, V1 कितने एंगल पर है? 0.691। ठीक है, करंट आपका यहाँ पर है 37.85। तो वोल्टेज एंड करंट के बीच टोटल एंगल कितना है? 37.85 प्लस 0.6915। ओके, और यहाँ पे आप फेजर में देख भी सकते हैं कि जो करंट है इट इज लैगिंग टू द वोल्टेज, सो इट इज लैगिंग। पावर फैक्टर क्या है? लैगिंग। ये होगा आपका 0.782 लैगिंग। ठीक है, तो ये है आपका इनपुट पावर फैक्टर। वही मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जो आपका रेटेड वोल्टेज है वही होगा रेटेड केवी जो डिलीवर करेगा ट्रांसफार्मर एट रेटेड वोल्टेज, व्हाटएवर मे बी द इनपुट वोल्टेज। ओके, तो इनपुट पीएफ है आपका दिस वन। ओके, तो ऑब्जर्वेशन क्या आया यहाँ से
from this numerical, this I naught exciting current or no load current, how much it is? 2 to 3% of full load current. ओके, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल किया हमने फुल लोड पे, ऑफ फुल लोड करंट. ओके, एंड मैग्नेटाइजेशन इज द, मैग्नेटाइजेशन में देखा हमने 98% करंट गई I5, तो हमने कहा कि मैग्नेटाइजेशन is a lagging phenomena and occur at the primary side. Is a primary phenomena. Okay. तो अभी ये जो सर्किट है इसको हम थोड़ा सा इजी बनाने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन करके. तो अभी हम करने वाले हैं इस सर्किट का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन. उसके बाद देखेंगे आपको कैसा सर्किट मिलने वाला है. फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करेंगे, ये जो आपकी शंट वाली जो एक ब्रांच है RC एंड X5 वाली, इसको हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में रख देंगे. तो इससे आपका थोड़ा सा सर्किट, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इक्विवेलेंट सर्किट, इससे आपका क्या होगा, थोड़ा सा जिंदगी आसान हो जाएगा और आपकी कैलकुलेशन पे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा. तो मैंने क्या किया, ये जो आपकी ब्रांच है इसको रख दिया. स्टार्टिंग में मैंने कहा कि ये क्या है, प्राइमरी फिनोमिना है और इसमें 2 to 3% ही करंट जाती है, तो इसको मैंने रख दिया प्राइमरी साइड, पहले रख दिया इसको थोड़ा. ये है आपका R1 JX1 R2 डैश JX2 डैश. ठीक है, बाकी सर्किट आपका एज इट इज है. ओके, और ये है आपका I1, ये है I0, दिस इज I2 डैश. ओके, ये किया हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन. इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा एक्चुअली. यहाँ पे आप क्या करिए, R1 प्लस R2 डैश कर दो प्लस JX1 प्लस X2 डैश कर दो और उसी को आप लिख दो इक्विवेलेंट में, दोनों को एक करके लिख दो. इससे और थोड़ी ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी. इसको कह दो आप R1 इक्विवेलेंट एंड JX1 इक्विवेलेंट और X इक्विवेलेंट कर दो. ठीक है, तो इससे और आपकी ज़िंदगी होगी आसान. और इसी सर्किट को आप कहते हो कैंटिलीवर इक्विवेलेंट सर्किट. इसी सर्किट को आप क्या कहते हो, कैंटिलीवर इक्विवेलेंट सर्किट. इसमें शंट ब्रांच आपने पहले रख दी और बाद में उनको कंबाइन करके कुछ इक्विवेलेंट जैसा बना दिया. आपने कहा R1 इक्विवेलेंट एंड JX इक्विवेलेंट. ठीक है, यहाँ पे लिख दो R1 इक्विवेलेंट क्या है आपका, R1 प्लस R2 डैश एंड X इक्विवेलेंट क्या है आपका, X1 प्लस X2 डैश. ठीक है, इसको भी आप R इक्विवेलेंट ही कर दो, 1 हटा दो. ये है I1 I0 एंड I2 डैश. और ये सर्किट का नाम हो गया कैंटिलीवर इक्विवेलेंट सर्किट. आप इसी न्यूमेरिकल को इस प्रोसीजर से करना तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन में कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा. ठीक है, करके देखना अब मैं आपसे कैंटिलीवर इक्विवेलेंट सर्किट. तो ये था आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन.
फाइनल अप्रोक्सीमेशन और सेकेंड अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। इसके बाद सेकेंड अप्रोक्सीमेशन करेंगे सर्किट को। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मैंने आपसे कहा कि जो आपका आई नॉट है ये 2 to 3% है, तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग अगर ज्यादा है तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन और फाइनल अप्रोक्सीमेशन, तो आप इसको कर सकते हो इग्नोर। वही मैं करने वाला हूँ, संट ब्रांच को उड़ाने वाला हूँ यहाँ से और डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं यहाँ पर R equivalent and J X1 equivalent। कितना सिंपल मैंने यहाँ पे सर्किट बनाया आपका, ठीक है। दिस इज V1, दिस इज I1 एंड दिस इज I2 डैश, दोनों हो गई सेम, ओके। तो दिस इज योर फाइनल अप्रोक्सीमेशन। इससे काफी जिंदगी आपकी हो गई आसान। नेक्स्ट अभी हम करने वाले हैं आपके ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, फिर उस पर करेंगे न्यूमेरिकल, ओके। तो लेट्स सी। बेसिकली टेस्ट हम परफॉर्म क्यों करते हैं, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। एक्चुअली ये हम करते हैं टू प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर विदाउट एक्चुअली लोडिंग इट, ठीक है। अब कोई आपका फॉर एग्जांपल 100 MVA का एक ट्रांसफार्मर है आपका, तो अगर आपको उसको टेस्ट करना है तो आप ऐसा तो है नहीं कि पहले आप ट्रांसफार्मर बना लेंगे फिर बना के उसको साइट पे आप डिप्लॉय करेंगे तब उसको वहाँ पे एनालाइज करेंगे, नहीं। आप क्या करेंगे, लैब में जहाँ पे बनाओगे वहीं पे साइट पर ही आप उसको विदाउट एक्चुअल लोडिंग आप उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है, टू एनालाइज इट्स परफॉर्मेंस। और टेस्ट कैसे करेंगे आप, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। तो जो ओपन सर्किट टेस्ट है ये आपको क्या देगा, ओपन सर्किट टेस्ट जब आप करेंगे तो इससे आपको मिलेगा, सबसे पहले तो आप कैसे करेंगे इस टेस्ट को, आपकी दो वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर HV एंड LV, तो आप क्या करेंगे, जो HV साइड है उसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे और जो LV है यहाँ पर आप लगाएंगे अपने इंस्ट्रूमेंट्स, एक वाट मीटर लगाएंगे आप, ये वाट मीटर की करंट कॉइल थी एंड दिस इज द पोटेंशियल कॉइल। तो LV साइड आप क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली यहीं पे आप एक एमीटर लगाना है आपको। तो LV साइड आप इसलिए कनेक्ट कर रहे हो बिकॉज LV साइड आपको इजी टू हैंडल द वोल्टेज बिकॉज ऑफ लो वोल्टेज। अगर आप HV साइड करेंगे तो आपको हाई वोल्टेज के साथ डील करनी पड़ेगी एंड विच इज हार्मफुल। सो HV को आप ओपन छोड़ दो, ओपन सर्किट टेस्ट है तो HV को ओपन, और LV को आपने अप्लाई करा कुछ यहाँ पर, ये वाट मीटर मैंने कनेक्ट किया एक एमीटर, और यहीं पर एक लगा लो आप अपना वोल्ट मीटर, ओके। ये आपको देगा ओपन सर्किट वोल्टेज यहाँ पर, और यहीं पर आप अप्लाई करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर से, इसको देंगे आप वोल्टेज। तो अगर आपको एक्चुअली ओपन सर्किट टेस्ट आपको देगा कोर लॉसेस, ठीक है, टू डिटरमाइन द कोर लॉस और आयरन लॉस और मैग्नेटिक लॉस। तो इसके लिए आप कैसे करेंगे, आप इसको, ये होगा एट कांस्टेंट, लॉस कांस्टेंट कम होगे जब आपका जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज, ठीक है। तो इस पे आपके जो लॉसेस है ये कांस्टेंट रहेंगे, ओके। तो आप जब भी टेस्ट करेंगे तो 3 रीडिंग नोट करेंगे यहाँ पर, एक तो करंट, ओपन सर्किट में जो करंट फ्लो होगा आपका, और यहाँ पे कितनी पावर आपकी जा रही है
POC ओपन सर्किट पावर आप मेजर कर लेंगे वाट मीटर से। क्योंकि यहाँ पर कोई लोड कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पर ऑपरेटिंग पावर फैक्टर काफी लो है इस टेस्टिंग में ट्रांसफार्मर का, तो यहाँ पे आप प्रीफर करेंगे लो पावर फैक्टर मीटर वाट मीटर, तो इससे आपकी एरर कम आएगी। ठीक है, तो ये है ओपन, हाँ यहाँ पे आप मेजर करेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज। ओके, नेक्स्ट अभी आप ये टेस्ट कर रहे हैं तो इसका बना लेते हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, क्या बनेगा इस टेस्ट में, ओपन सर्किट टेस्ट में। तो बेसिकली प्राइमरी पे आपने कनेक्ट की है सप्लाई, तो प्राइमरी का रेजिस्टेंस होगा, उसकी लीकेज रिएक्टेंस होगी, और आपकी होगी शंट ब्रांच, क्योंकि लॉसेस होंगे आपके कोर में और फ्लक्स प्रोड्यूस होगा आपका कोर में, तो RC और XY होंगे। लेकिन सेकेंडरी साइड क्या है, आपका कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो आपकी R2 डैश एंड ये JX2 डैश, इसमें तो आपका कोई करंट नहीं जा रहा क्योंकि आपने रखा है ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट, तो इसको अभी इग्नोर कर दो। बेसिकली आपका करंट यहीं पे जा रहा है, और I नॉट, दिस इज R1, JX1, दिस इज V1। ओके, तो ये है आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम इन द OC ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे I2 आपका 0 है, तो I2 0 है तो आप इसको हटा सकते हैं। हाँ, एक चीज और, जो आपका ये है यहाँ पर Z इक्विवेलेंट एट प्राइमरी साइड, ये बेसिकली है अप टू 5%, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इम्पीडेंस में, ये कितना होगा, आपको ये भी पता है कितना जाएगा नो लोड पे। मैं मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम लूँ 5%, वैसे जनरली 2 to 3% है, लेकिन मैंने मैक्सिमम चलो 5% लिया, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा यहाँ पे, इक्वल टू IR, आई कितनी है आपकी 5%, और जो आपका इम्पीडेंस है ये भी आपका 5%, तो कितना हो गया 25, 0.25% आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस द दिस इम्पीडेंस। तो इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आपका वोल्टेज ड्रॉप पूरा यहीं पर होगा, इसमें ब्रांच में आपका वोल्टेज ड्रॉप कम है, तो आप इसको भी इग्नोर कर दो। तो फाइनली आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा अंडर द ओपन सर्किट टेस्ट, तो ये फाइनली सर्किट आपका बन जाएगा, क्योंकि इसमें आपका क्या आप निकालेंगे, कोर का लॉसेस, आयरन लॉस और मैग्नेटिक लॉस, कोर लॉस वही कहते हैं बेसिकली। तो इसमें दो ही रेस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है आपके, RC एंड XY, तो यही आपका I नोट जाएगा इसमें, और ये V1 और ये I1 इक्वल टू I नोट। ओके, तो ये आपका अंडर ओपन सर्किट टेस्ट ये बन गया आपका सर्किट डायग्राम, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ठीक है, एंड हियर I नॉट इक्वल टू नो लोड करंट। तो इसमें डायरेक्ट आपका जो वाट मीटर रीडिंग होगी ये क्या होगी आपका, ये बताएगी कितना कोर लॉस है या फिर कितना मैग्नेटिक लॉस या फिर आयरन लॉस है। तो आप डायरेक्ट R से निकाल सकते हो अपनी रीडिंग से ही, RC इक्वल टू VOC ओपन सर्किट जो वोल्ट मीटर में रीडिंग है डिवाइडेड बाय POC ओपन सर्किट जो पावर आपकी उसमें दिखाई दे रही है। RC एक बार आपका निकल जाएगा डायरेक्ट ही रीडिंग से ही, जो आपकी एक आएगी वाट मीटर की रीडिंग और वो वोल्टेज की रीडिंग, तो आप डायरेक्ट RC निकाल सकते हो। सिंपल आप XY भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, दिस इज इक्वल टू RC डिवाइडेड बाय 10 फाई। अब आप कहोगे कि सर फाई किधर से आया, तो 10 फाई भी आप निकाल सकते हो, अभी बताते हैं कैसे। आपको पता है जो वाट मीटर की रीडिंग है ये क्या होगी,
ठीक है, ये होगी आपकी वाट मीटर की रीडिंग cos फाई। तो cos फाई आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, इक्वल टू POC वाट मीटर की रीडिंग डिवाइडेड बाय VOC वोल्ट मीटर की रीडिंग इंटू एमीटर की रीडिंग, और यहीं से आपका आ जाएगा फाई नॉट। फाई नॉट अगर आपका आ गया तो आप निकाल सकते हैं tan फाई, ये फाई नॉट नहीं है बेसिकली, दिस इज फाई VOC एंड आई नॉट। तो फाई आ गया तो आप निकाल सकते हैं tan फाई। ओके, tan फाई इक्वल टू tan cos इनवर्स ओके। तो एक और थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देने का, सीरीज में अगर आपके R एंड X कनेक्टेड है, ठीक है, अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो यहाँ पे इम्पीडेंस जो बीच का इनके एंगल है थीटा इक्वल टू ये होगा tan इनवर्स x बाई आर। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं, बट इफ बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, R and X are connected in parallel, तो यहाँ पे थीटा क्या होगा इक्वल टू tan इनवर्स R बाई एक्स, रिवर्स हो जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक्स फाई क्या लिखा है, आर सी बाई tan फाई। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, यही मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, जल्दी में कर देंगे tan थीटा इक्वल टू एक्स बाई आर कर देंगे, ये भूल जाएंगे कि यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है, फॉर्मूला लगा देंगे सीरीज वाला, तो ये नहीं करना, दिस इज जस्ट कॉमन मिस्टेक। तो फाई आपने निकाल लिया, एक्स फाई हो गया आपका। वंस यू नो द फाई देन यू कैन फाइंड आउट एक्स फाई। कैसे निकालेंगे एक्स फाई, आर सी बाई tan फाई। ठीक है, आर सी आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, एक्स फाई डायरेक्ट निकल गया। देयर आर सो मेनी मेथड्स टू फाइंड आउट आर सी एंड एक्स फाई, बता देते हैं सारे मेथड्स आपको। मेथड नंबर 1, आर सी इक्वल टू VOC डिवाइडेड बाई EOC। ओके, ये निकाला आपने RC, उसके बाद आप निकाल लो IC। वंस यू नो RC यू कैन फाइंड आउट RC IC, दिस इज VOC बाई RC। ओके, IC आ गया तो आप निकाल सकते हैं I फाई। I फाई कैसे निकालेंगे, I नॉट आपको डायरेक्ट मिलेगी रीडिंग, माइनस IC का स्क्वायर कर देंगे आप, तो आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वंस यू नो द I फाई यू कैन फाइंड आउट X फाई इक्वल टू VOC बाई I फाई, सिंपल। सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया, सेकंड मेथड कैसे आप निकालेंगे, जो मैंने बताया वो सबसे इजी था, फर्स्ट वन। आप निकाल लो IC इक्वल टू POC डिवाइडेड बाई VOC। ओके, फिर आप निकाल लो I फाई, सिंपल, I नॉट होल स्क्वायर माइनस, ये मैं आपको सारे तरीके बता रहा हूँ कैसे आप निकाल सकते हैं I फाई। I फाई आ गया, आप RC निकाल लो, RC इक्वल टू VOC बाई I नॉट, सॉरी RC कैसे निकालेंगे, IC। IC तो आपका पहले ही आ गया यहाँ पे। ओके, देन X फाई VOC बाई I फाई, I फाई भी आपका निकल गया। ओके, नेक्स्ट मेथड एक और है, ये आपको पता है कि फाई कैसे आएगा, फाई इक्वल टू कोस इनवर्स POC डिवाइडेड बाई VOC I नॉट। ओके,
ये भी निकाला हमने, पहले किया। नेक्स्ट, once you know phi, you can find out IC. IC equal to I naught cos phi naught, I naught cos phi, और इसको phi naught आप लिख सकते हो, phi naught। सिमिलरली I phi आप निकाल सकते हो, I naught sin phi naught, साइन कंपोनेंट होगा। ओके, देन you can find out RC equal to VOC by IC। जो फर्स्ट वन था वो सबसे सिंपल मेथड था आपका, आपको बस फाई नोट निकालना है और डायरेक्ट आप RC एंड एक्स वाई निकाल सकते हो। उसके बाद आप निकाल सकते हो एक्स वाई इक्वल टू VOC डिवाइडेड बाई आई फाई। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बताए 3, और एक मेथड लास्ट वाला फिर मैं बता देता हूँ। RC डायरेक्ट निकल जाएगा, कैसे, डिवाइड बाई, ये होता है बेसिकली P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर से, ठीक है। एंड एक्स वाई आप कैसे निकाल रहे थे, आर सी डिवाइडेड बाई tan फाई, सबसे फास्ट मेथड है। tan फाई आप निकाल ही लेते हो कैसे, जल्दी से, इस वाले मेथड से, फाई इक्वल टू cos इनवर्स POC डिवाइडेड बाई VOC एंड आई नॉट। इस पर अभी थोड़ा सा न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं, तो और कैसे क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल। आपकी लो वोल्टेज साइड रीडिंग दी हुई है, लो वोल्टेज साइड OC टेस्ट रीडिंग इज गिवन टू यू, रीडिंग फॉर 10 kVA। अच्छा हाँ, जब आप ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो आपकी करंट रेटिंग है LV की, आप ध्यान देना, करंट रेटिंग है जो LV की, आप उसके एक्सीड इसमें करंट फ्लो नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही उस करंट रेटिंग से एक्सीड करंट गया तो आपकी वाइंडिंग जल जाएगी, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको। और ट्रांसफार्मर में भी जब जैसे ही आप कहीं पे भी कनेक्ट करते हैं ट्रांसफार्मर, तो यही आप अपने जहन में रखते हैं कि जैसे ही आप इसकी प्राइमरी सेकेंडरी कनेक्ट करेंगे तो इसमें इतना करंट फ्लो नहीं होना चाहिए कि इसकी वाइंडिंग बर्न कर जाए, ठीक है। इसीलिए आप हाई वोल्टेज वाइंडिंग को हाई वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज वाइंडिंग को लो वोल्टेज साइड ही कनेक्ट करेंगे। अगर आपने रिवर्स कर दिया तो आपकी वाइंडिंग जल जाएगी। हाँ, न्यूमेरिकल लिख रहे थे यहाँ पर, ओपन सर्किट टेस्ट रीडिंग फॉर 10 kVA 450 by 120 volt 50 hertz single phase transformer R VOC आपको दिया है 120 वोल्ट, आई नोट आपको दिया है ओपन सर्किट 4.2 एम्प्स। ये जो रीडिंग है वाट मीटर, वोल्ट मीटर एंड एमीटर का, ये आपको गिवन है 80 वाट। ओके, नाउ फाइंड आउट RC एंड XY। फाइंड RC एंड XY, directly you can find out, सिंपल। कैसे सॉल्व करेंगे आप, सबसे पहले आप निकाल लो एंगल, POC से निकाल लेंगे आप VOC, आई नॉट cos फाई, तो एंगल आपका आ जाएगा फाई इक्वल टू 80.86
वैल्यू मैं यहाँ पे लिख के रख देता हूँ। ये है आपका 80 वाट इक्वल टू VOC 120 इंटू 4.2 इंटू cos 5। तो यहाँ से आपने 5 निकाला तो ये आ गया आपका 80.86 डिग्री। आर से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर से। ये कितना है आपका 120 होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा आर सी आ जाएगा बेसिकली 120 ओम। ओके, sorry, it is 180 not 120, it will be 180 ohm। ओके, x5 भी आप निकाल सकते हैं, आर सी डिवाइडेड बाई 10 फाई। डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला आपको बताया, तो ये आ जाएगा आपका 28.938 ओम। तो ये आपकी क्वांटिटीज आई एट एलवी साइड। ठीक है, अभी आपको ट्रांसफर करना है अगर इनको, ट्रांसफर्ड टू एचवी साइड। कैसे करेंगे ट्रांसफर? सिंपल, अभी आपने किया था ट्रांसफर। तो आर सी एचवी साइड कैसे करेंगे, ए स्क्वायर आर सी, सिमिलरली एक्स फाई हाई वोल्टेज साइड क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू एक्स फाई। ये क्या है, एन एच वी बाई एन एल वी। तो एन एच वी कितना दिया आपको 450 और नंबर ऑफ टर्न्स एल वी साइड 120। एक्चुअली आपको वोल्टेज दी हुई है तो आप इसी से निकाल सकते हैं। ये कितना आ जाएगा आपका 450 डिवाइड बाई 120, ये इट विल बी अराउंड 3.75। ठीक है, तो आप करेंगे, ये मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, आर सी एच ए स्क्वायर मतलब 3.75 होल स्क्वायर इंटू आर सी आया था आपका 180 ओम। तो ये हो जाएगा आपका 2531.25 ओम। और आपने पिछले न्यूमेरिकल में ऑब्जर्व किया होगा कि ये आपका आरसी किलो ओम्स में दिया होगा, तो ये यहाँ पर भी आपका आ चुका है 2.531 किलो ओम ट्रांसफर्ड, जैसे ही आपने किया ट्रांसफर टू एच वी। सिमिलरली एक्स फाइव एच वी 3.75 होल स्क्वायर इंटू एक्स फाइव कितना था आपका 28.938। तो ये आपका आ जाएगा 406.940। तो इजी था, once you know the concept you can easily find out। okay, now next is short circuit test। इसमें भी हम बनाएंगे पहले शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसमें भी शॉर्ट सर्किट बेसिकली आप कनेक्ट करेंगे अपने इंस्ट्रूमेंट्स, करंट कॉइल ऑफ योर वाटमीटर, पोटेंशियल कॉइल ऑफ योर वाटमीटर। इसमें आप एचवी साइड कनेक्ट कर रहे हैं अपने, जो आपका वाटमीटर एंड एमीटर है, यहीं पर आप कनेक्ट करेंगे एमीटर, यहीं पर आप कनेक्ट कर लो वोल्ट मीटर। ठीक है, दिस इज लाइन न्यूट्रल। ओके, सो शॉर्ट सर्किट टेस्ट मीन्स जो आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग है
इसको मैं यहाँ पे एक हैवी कंडक्टर से शॉर्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें आपका रेटेड करंट फ्लो होगा। इसमें आपका जो रेटेड करंट है वही फ्लो होगा। मैंने कहा था आपसे कि ट्रांसफार्मर में जैसे ही आप यहाँ पे वोल्टेज वेरी करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर से, तो जो आपका करंट रेटिंग है एक्चुअली, इट शुड नॉट एक्सीड टू इट्स एक्चुअल करंट रेटिंग। उससे आप बियॉन्ड नहीं जाएंगे, ठीक है, नहीं तो आपकी ये वाइंडिंग बर्न हो जाएगी। तो एक्चुअली ये सर्कुलेटिंग करंट फ्लो कराने के लिए आपको यहाँ पे बहुत कम वोल्टेज से ही आपका ये सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हो जाता है बेसिकली, क्योंकि आप ट्रांसफार्मर को एक्चुअल लोडिंग नहीं कर रहे, आपने क्या किया, सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। और ये शॉर्ट सर्किट भी आप यहाँ पे किससे करेंगे, थिक वायर से करेंगे, क्योंकि हैवी करंट फ्लो होगा तो मेल्ट ना हो जाए। हैवी करंट मीन्स जो रेटेड करंट है एलवी का, क्योंकि एलवी साइड करंट ज़्यादा होगा और एचवी साइड करंट कम होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी VSC एंड ये दिस करंट इज ISC, शॉर्ट सर्किट करंट एंड शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। और ये है आपका वाट मीटर, इसमें जो आपकी रीडिंग आएगी दैट इज PSC, शॉर्ट सर्किट। ओके, ओपन सर्किट टेस्ट आपने परफॉर्म किया था टू फाइंड आउट द आयरन लॉस, मैग्नेटिक लॉस और कोर लॉस। तो वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहे थे, आपके रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रिक्वेंसी पर। बट जो आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट है ये आप किस लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आप बेसिकली टू फाइंड आउट द कॉपर लॉस इन द वाइंडिंग, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में टोटल आपका कॉपर लॉस कितना होगा। तो कॉपर लॉस आप कब निकाल सकते हैं एग्जैक्ट, जब आपका रेटेड करंट फ्लो होगा वाइंडिंग्स में, तभी आप कह सकते हैं कि दिस इज द कॉपर लॉस एट फुल लोड। ओके, दैट्स व्हाई इसमें आप क्या है, रेटेड करंट सर्कुलेट कर रहे हैं टू फाइंड आउट द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ योर ट्रांसफार्मर। ओके, इसमें क्या किया, एचवी साइड हमने कनेक्ट किया, वोल्टेज देंगे, एलवी साइड हमने थिक वायर से कनेक्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ओके, अभी बना लेते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। शॉर्ट सर्किट के दौरान कैसा रहेगा आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ये पहले मैं यहाँ पे एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ, आफ्टर दैट इसको मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। दिस इज I1, I0, I2 डैश, और इसको आपने किया हुआ है सेकेंडरी को शॉर्ट, R2 डैश, JX2 डैश, ओके, RC, JX5, R1, JX1। तो ये कर रहे हैं आप फुल लोड पर। फुल लोड पे मैंने आपसे बताया कि जो I0 है इट विल बी 2 to 3% of full load current, so you can ignore this branch। ओके, इसको आप इग्नोर करेंगे, मैं यहीं पे इग्नोर कर देता हूँ इसको आप करेंगे इग्नोर, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा सर्किट। ओके, तो ये आपका बन गया सिंपल सर्किट। दिस इज R1 प्लस R2 डैश एंड प्लस JX1 प्लस X2 डैश, और I1 आपकी हो गई I2 डैश, और इसी को आप कह रहे हो ISC, शॉर्ट सर्किट करंट। ओके, इस पे आप देख लेते हैं कैसे निकालेंगे, न्यूमेरिकल कैसे आप सॉल्व करेंगे। पहले आप इसका बना लो यहाँ पर एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, वही जो मैंने बनाया था। ये बन गया आपका R इक्विवेलेंट एंड JX इक्विवेलेंट। ओके, इसी को हम बोल देते हैं
जेड इक्विवेलेंट, ओके। और ये यहाँ पर आपका शॉर्ट है, सेकेंडरी शॉर्ट, यही है आपका शॉर्ट सर्किट करंट ISC, and this is the short circuit voltage you are applying VSC, ओके। तो पावर आपकी PSC, ये फुल लोड पे जो है आपकी, फुल लोड पे जो भी पावर दिखाएगा वहां पे वाट मीटर में, ओके। इसका अगर आप फेजर कुछ बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं। कॉमन करंट फ्लो हो रहा है तो आप ISC जो है इसी को ले लो रेफरेंस, ठीक है। तो अगर अब बात करें ISC R इक्विवेलेंट, ये तो आपका यहीं पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ISC R इक्विवेलेंट इसी के फेज में होगा। बट अगर अब बात करें ISC JX इक्विवेलेंट तो ये 90 डिग्री लीड करेगा, और इसका जो फेजर सम होगा आपका दैट विल बी VSC, ठीक है। इसको अगर ये इक्वेशन लिखें यहाँ पे VSC इक्वल टू ISC, यही मैंने फेजर यहाँ पे बनाया, R इक्विवेलेंट प्लस J, ओके। इसी फेजर को मैंने यहाँ पे बनाया, और यही है आपका phi SC, ओके। और इसी को आप कह सकते हो इम्पीडेंस इक्विवेलेंट एंगल थीटा इक्विवेलेंट, ठीक है, जेड इक्विवेलेंट, और यही है आपका इम्पीडेंस एंगल थीटा इक्विवेलेंट, ओके। और मैंने आपसे बताया कि ये जो आप इसमें सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेंगे रेटेड, उसके लिए आपको कितनी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर V1 का, तो इट इज ओनली 5 to 10% ऑफ रेटेड वोल्टेज, it is only 5 to 10% of rated voltage means full load voltage, rated voltage means full load voltage, ओके। इसीलिए आप ट्रांसफार्मर की जो नॉब है ऑटो ट्रांस को ध्यान से घुमाना, क्योंकि ओनली 5 to 10% वोल्टेज से ही आपको सर्कुलेटिंग करंट आपकी वाइंडिंग में फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप विदाउट एक्चुअल लोडिंग आप क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं अपनी ट्रांसफार्मर का एनालिसिस आप कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी एकदम क्विकेस्ट मेथड मैं आपको बता देता हूँ, आर इक्विवेलेंट एंड एक्स इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, वेरी क्विक, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या होता है टाइम सेविंग करनी होती है, तो आपको एकदम क्विकेस्ट मेथड को ही फॉलो करना है। जेड इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इक्वल टू VSC आपको गिवन एकदम, ISC आपको गिवन, और एंगल कॉस इनवर्स एंगल भी आप निकाल लेंगे डायरेक्ट, VSC डिवाइडेड बाई VSC and ISC, so this is the quickest method, okay। और इसी को सॉल्व करते ही आपको मिल जाएगा Z इक्विवेलेंट इक्वल टू R इक्विवेलेंट प्लस J X इक्विवेलेंट, इसको सॉल्व करते ही आपको R एंड X की वैल्यू मिल जाएगी। तो इससे फास्ट मेथड कोई नहीं है आपका, डायरेक्ट एंगल निकालो, V बाई ISC करो, एंगल डालो, और आपको मिल गया Z इक्विवेलेंट, ओके, फास्टेस्ट मेथड, because in the according to Japanese time is money. लेकिन गेट के एग्जाम में यू नीड पेशेंस, ओके। सो अभी कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल छोटा सा बेस्ड ऑन द शॉर्ट सर्किट टेस्ट,
न्यूमेरिकल यहाँ पे लिख देते हैं। इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड टू द, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है तो आंखों में चुभता है थोड़ा सा, इसलिए इसको ब्लैक कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड, कहाँ है, at HV side the SC test, short circuit test of 50 kVA and 2400 by 240 volt transformer और 48 वोल्ट। आप देख रहे हो 2400 है एचवी का रेटिंग, लेकिन 48 वोल्ट पे ही आपको मिल गया। 48 वोल्ट 20.8 एम्प्स की रीडिंग है एंड 617 वॉट। ओके, फाइंड आउट लीकेज impedance and effective resistance referred to ये एचवी साइड तो है ही, एलवी साइड, ठीक है, उसको आपको रेफर करना है एलवी साइड, ठीक है। तो क्विकेस्ट कैसे निकालेंगे आप, जेड इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, क्या है वोल्टेज आपको गिवन 48, करंट कितना है 20.8, ओके, और एंगल कॉस इनवर्स POC 617 डिवाइडेड बाय 20.8 इंटू 48, ये है एंगल। इसको सॉल्व करते ही आपको मिल जाएगा, क्या मिला आपको 1.425 प्लस J 1.81 ओम, ये आ गया। दिस इज योर R equivalent and this is your X equivalent, ओके, क्योंकि Z equivalent क्या है आपका R equivalent प्लस J X equivalent, ओके, दोनों की वैल्यू आपको मिल गई। इसको ट्रांसफर्ड कर लेते हैं, ये किधर मिला Z equivalent आपको, HV साइड। अभी आपको ट्रांसफर करना है LV साइड, तो इसको डिवाइड कर देंगे आप A स्क्वायर से, Z equivalent LV साइड इक्वल टू, क्योंकि जो प्रीवियसली हमने किया था वो LV टू HV ट्रांसफर किया तो मल्टीप्लाई किया था A स्क्वायर से, तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे HV डिवाइड बाय A स्क्वायर, ओके, तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा Z इक्विवेलेंट HV क्या है 1.425 प्लस J 1.81 डिवाइड बाय A स्क्वायर, ये क्या है आपका HV बाय LV 2400 डिवाइडेड बाय 240 इक्वल टू 10, इसको आप 100 से कर दीजिए, then you will get the answer. Answer is 14.26 milliohm plus 18.14 milliohm. Answer. This is R equivalent at LV side, X equivalent at LV side. See one more numerical based on this OC and SC. One numerical is given to you. Transformer of 2200 by 220 volt, 50 hertz,
single phase transformer has exciting current 0.6 amp. Exciting current means no load current 0.6 amp and core loss 361 watts when its HV side is energized at the rated voltage. ओके, तो ये OC है, इन्होंने हाई वोल्टेज साइड किया ओपन सर्किट टेस्ट, रीडिंग आपको दी हुई है। पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 देख लेते हैं। इफ द ट्रांसफार्मर ऑफ पार्ट ए सप्लाइड ए लोड करंट ऑफ 60 amps at 0.8 pf lagging on its low side, then calculate the primary current and its pf, ignore leakage impedance drop। ठीक है, पहले पार्ट 1 से सॉल्व कर लेते हैं। आपको गिवन है यहाँ पर 361 वॉट्स, ठीक है, और आपको गिवन है आई नॉट 0.6 एम्प्स। तो आप सिंपल निकाल सकते हैं, आईसी आप निकाल सकते हैं। इट इज आई नॉट कॉस फाई नॉट, और कॉस फाई नॉट आप निकाल सकते हैं इजिली। ये टेस्ट कहाँ पर किया गया? हाई वोल्टेज साइड एट रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज मीन्स आपकी जो VOC है, हाई वोल्टेज साइड कितनी है? 2200 वोल्ट। ओके, तो फाई नॉट आप इजिली निकाल सकते हैं। I5 भी आप सिंपली निकाल सकते हैं, आई नॉट साइन फाई नॉट। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 0.1640। आप अपने आप से करके देखें तभी आएगा। ये आ जाएगा 0.577 मैंने किया हुआ एक्चुअली, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग डायरेक्टली। ओके, IC एंड I5 आपके पास है, आई नोट आपके पास है। नेक्स्ट पार्ट में आपको निकालना है प्राइमरी करंट। प्राइमरी करंट क्या होगा? इट विल बी I1 इक्वल टू आई नॉट प्लस I2 डैश। आई नॉट आपके पास है, I2 है आपके पास, दिया है ना इसमें 60 एम्प्स एट 0. तो I2 है आपके पास 60 एट माइनस कोस इनवर्स 0.8 एंगल। ओके, तो आई नॉट आपके पास है 0.6 एट एन एंगल। एंगल कितना है? दिस इज फाई नॉट कितना है? निकालेंगे तो फाई नॉट विल बी 74.128। ओके, तो ये है 74.128 प्लस I2 डैश मीन 60 डिवाइडेड बाई ए कितना है? 10। ए कैसे निकालेंगे? HP बाई LV 2200 बाई 220, so it is 10 and at an angle of minus 36.86, 0.8 means 36 point। तो ये भी आपका आ गया डायरेक्ट 6.48 at an angle minus 40.06। तो यही एक्चुअली प्राइमरी PF आपका। प्राइमरी PF क्या होगा? cos 40.06 लैगिंग, एंगल माइनस में है तो लैगिंग, so it is 0.765 लैगिंग। ओके, तो यही है आपका प्राइमरी PF। सो दिस इज योर आंसर। ओके, इजी है ये बेसिकली। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट और आपको बता देता हूँ ट्रांसफार्मर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज if you know this concept, so you can understand all the numerical problems easily and you can easily deal with the per unit system. You know, in transformer, this is LV side, okay, and HV side, both side per unit please listen to me carefully, per unit impedance is same, per unit impedance is सेम, Z पर यूनिट। अभी देख लेंगे क्या है HV साइड एंड Z पर यूनिट
LV साइड इक्वल टू Z पर यूनिट HV साइड, सेम है दोनों तरफ पर यूनिट में, एक्चुअल में नहीं पर यूनिट में। तो इसका मतलब जैसे ही आपको ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस पर यूनिट में गिवन है, तो पर यूनिट मतलब वो दोनों तरफ सेम है, HV साइड भी और LV साइड भी, लेकिन एक्चुअल वैल्यू में सेम नहीं है, पर यूनिट में सेम है। तो कैसे है सेम? आपको पता है जो आपको रेटिंग दी होती है ट्रांसफार्मर की, दैट इज केवीए और एमवीए रेटिंग। तो ये रेटिंग आपकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड होती है सेम, प्राइमरी साइड भी वही रेटिंग है और सेकेंडरी साइड भी वही रेटिंग है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एस बेस, जो भी आपको गिवन है दैट इज एस रेटेड। ओके, वी बेस क्या है? जो भी आपको गिवन है वी रेटेड उस साइड पे, एचवी साइड पे, दैट इज योर वी रेटेड। वी बेस, ये एचवी साइड की बात कर रहे हैं, ये भी एचवी साइड की बात कर रहे हैं। ओके, अगर इधर आप जेड बेस निकालें, कैसे निकालेंगे? वी रेटेड एचवी साइड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस रेटेड। ओके, ये जो रेटिंग है दोनों तरफ सेम एस रेटेड, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। ये क्या होगा आपका? वी रेटेड एचवी बाई वी रेटेड एलवी। ओके, और जेड बेस की अगर रिलेशन निकालेंगे, जेड बेस एट एचवी साइड, इट इज बेसिकली ए स्क्वायर करते थे, ए स्क्वायर जेड बेस, अगर इम्पीडेंस ट्रांसफर करते थे ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते थे, ट्रांसफर फ्रॉम लो वाइंडिंग टू द हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो जेड बेस आपने निकाल लिया, यहीं पे अगर आप निकालें जेड पर यूनिट, तो ये होता है जेड बेस एच पी डिवाइडेड बाई जेड, नहीं जेड पर यूनिट निकालेंगे तो जेड बेस तो नीचे आएगा ना। इसको लेट मी करेक्ट, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रिवर्स लिख दिया, लेट मी करेक्ट। हाँ, ये है आपका जेड इक्विवेलेंट एट एच बी साइड, जेड बेस एट एच बी साइड, ठीक है। और जेड इक्विवेलेंट एच बी साइड क्या होगा? ए स्क्वायर जेड इक्विवेलेंट एल वी साइड डिवाइडेड बाई जेड बेस क्या होगा? एच बी साइड ए स्क्वायर जेड बेस एल वी साइड। तो ये कट जाएगा, तो जेड पर यूनिट क्या होगा? जेड इक्विवेलेंट एच वी बाई जेड बेस एच वी इक्वल टू जेड इक्विवेलेंट एच वी डिवाइड बाई जेड बेस एच वी, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं, यहाँ पर भी देख लो आप, यहाँ पर भी सिमिलरली जो आपका एस बेस है दैट इज एस रेटेड, जो गिवन है वही आपको रेटेड है, एस रेटेड। ओके, वी बेस क्या है आपकी? वी रेटेड है, और यहाँ पे जेड बेस एलवी साइड, कैसे निकालेंगे आप? वी रेटेड एलवी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस रेटेड।
ठीक है, यहीं पे अगर आप निकाले Z पर यूनिट, LV साइड Z पर यूनिट अगर आप निकाले, ये था Z पर यूनिट, HV साइड Z पर यूनिट LV साइड इक्वल टू Z इक्विवेलेंट LV साइड divided by Z base LV साइड। तो आप यहाँ देखेंगे कि Z इक्विवेलेंट LV साइड डिवाइड बाई Z बेस LV साइड आपको यहाँ पर भी मिला है इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये किसके इक्विवेलेंट है? Z पर यूनिट HP। तो ये हो गया आपका प्रूफ कि Z पर यूनिट आपका LV साइड इक्वल टू Z पर यूनिट आपका HV साइड होंगे बराबर। एक्चुअल की बात नहीं की मैंने, ना ही बेस की बात की। बेस एंड एक्चुअल बोथ आर डिफरेंट एट प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी, but per unit values of impedance is same, either primary or secondary. Hope I think it's enough for today class. So I'm going to close this class right now, and if you have any doubt you can comment in the comment box. And in the next class is very important. Actually I will cover the voltage regulation. This is very important. Numerical based on voltage regulation, the condition when the voltage regulation will be zero minimum and maximum, and how to reduce the voltage regulation. Next, efficiency of the transformer. So upcoming sessions will be very important. Okay, thank you friends, thanks for watching, and please subscribe this channel also to get the more updates regarding the videos. Okay, thank you, thanks.